हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। दिस इज फिरदौस जबीन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। और साथ ही साथ क्विज एक्टिव है लॉजिकल रीजनिंग पर, तो आप उसमें जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर कुछ नहीं है, बस एक मशीन है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। उसमें आप प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड्स डाल सकते हो। तो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर एक्शन कैरी आउट करता है जो कि हमें एक आउटपुट रिजल्ट देता है। जैसे कि सपोज करो आपका ये पीसी है, आपने इसमें कुछ कमांड डाली तो वो कहलाता है इनपुट। फिर कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके आपको क्या देगा, आउटपुट। ठीक है, तो ये है इसका फंक्शन। अब आगे देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स होता क्या है। हम इसको सुपर कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इस्तेमाल होता है वो एक इंटेंसिव न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए होता है। कैलकुलेशन अगर बहुत ज़्यादा जटिल है तो उसमें इस्तेमाल होता है। और इसकी स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है, बिलियंस पर सेकेंड, मतलब सुपर स्पीड में चल रहा है ये। इसका इस्तेमाल होता है स्टॉक एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, एनालाइजिंग जियोलॉजिकल डेटा। तो इन सारी चीज़ों में आपको सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल दिख जाएगा। और जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग करती है सुपर कंप्यूटर्स की वो है क्रे, IBM, HP। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम शिवाय। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये कि इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर्स बनता है 1991 में और इसको इंस्टॉल किया जाता है IIT BHU में। और इसका जो निर्माण होता है वो होता है CDAC, ये पुणे में स्थित एक सेंटर है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। तो परम सीरीज़ चलती है इंडिया में एज अ सुपर कंप्यूटर्स की, जो कि बनते जाती है। अब आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स के बाद आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम जो है वो सुपर कंप्यूटर्स को एक तरीके से टक्कर देता है, लेकिन इसकी साइज़ है थोड़ी कम होती है सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले और इसकी स्पीड भी कम है, वो है मिलियंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर्स की थी बिलियन पर सेकेंड पे और इसकी है मिलियन पर सेकेंड पे। ये अकोमोडेट कर सकता है 1000 से अधिक वर्क स्टेशन को साइमल्टेनियसली। अब वर्क स्टेशन होता क्या है? वर्क स्टेशन ये होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं एक ही जगह पे, तो वो बन जाता है वर्क स्टेशन। तो यहाँ पर 1000 से भी अधिक कंप्यूटर एक ही बार में जुड़े रहते हैं और साइमल्टेनियसली एक ही साथ काम भी करते हैं, तो ये बन जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का हिस्सा। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है वो मेजर तौर पर होता है सर्वर के रूप में। ठीक है, अब सर्वर होता क्या, हम इसको लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। बस अभी के लिए ये याद रखना कि अगर आपको सवाल पूछ दिया जाए कि किस कंप्यूटर का इस्तेमाल सर्वर के रूप में होता है अक्सर, तो आंसर होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मार्क 1 को पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होती है? एक ऐसा टेक्निक जो अलाउ करता है कि बहुत सारे लोग एक ही समय में एक ही कंप्यूटर को एक्सेस करें। मान लो, थोड़ा सा सर्वर एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने कुछ सर्च करा है यहाँ से बैठ के अपने पीसी पर, तो मैं बन गई क्लाइंट। ठीक है, मैंने इस पर जो भी वेबसाइट पे सर्च मारा www.facebook.com। ठीक है, अब वो इसको फिर जाएगा सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, वो मेरे जो रिक्वेस्ट है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अब मैं एक इकलौती इंसान तो नहीं हूँ कि जो फेसबुक उस टाइम में यूज़ कर रही। उस टाइम में फेसबुक बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो इसी को कहते हैं टाइम शेयरिंग, कि जो एक ही सर्वर है, क्योंकि फेसबुक अब एक ही सर्वर पर होगा, उसी को लोग एक्सेस कर रहे हैं अपने अपने पीसी से। मान लो यहाँ पे 1000 पीसी लगा हुआ है, सब 1000 लोग अपने अपने पीसी या लैपटॉप या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट क्या डाल रहे हैं, www.facebook.com। तो इधर से सर्वर जो है इसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक ही टाइम में उस सर्वर को बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्ड करना है और जो सर्वर है वो एक ही है और रिस्पॉन्ड जिनको करना है वो 1000 है। तो हम उनको कहते हैं टाइम शेयरिंग, कि किस प्रकार से वो एक ही टाइम में शेयर कर रहा है अपनी चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब आगे देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर का जो स्पीड है वो थोड़ा कम होगा मेन फ्रेम के मुकाबले, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। अब देखो, आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आओगे ना, उनका स्पीड कम होते जाएगा, उनका स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होते जाएगा। तो ये एक मिड साइज्ड मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स है, याद रखो, मल्टी प्रोसेसिंग। ये सपोर्ट कर सकता है 4 से लेकर 200 यूज़र को साइमल्टेनियसली।
मेन फ्रेम में 1000 से प्लस था और इसमें है 4 से लेकर 200 यूज़र को एक टाइम में, मतलब टाइम शेयरिंग इनका कम है मेन फ्रेम के मुकाबले। इनके एग्जाम्पल है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, टैबलेट पीसी, डेस्कटॉप, मिनी कंप्यूटर, सेलफोन, नोटबुक। अगर आपको एमसीक्यूज आ गए तो आपको फिर उसमें से मिनी कंप्यूटर्स को चूज़ करना है, ठीक है। अब ये बातें हो गई मिनी के बारे में। अब हम आगे देखेंगे माइक्रो। माइक्रो मिनी से भी छोटा है, इसका दूसरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। इम्पॉर्टेंट, ये छोटा होता है और सस्ता पड़ता है। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे साइज़ छोटी हो रही है, कैपेसिटी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है और वो सस्ता भी होता चला जाता है। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है उसमें बेसिकली क्या होगा, कीबोर्ड होगा आपके पास, एक डिस्प्ले स्क्रीन, सीपीयू, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, ये सारी की सारी चीज़ें। माइक्रो कंप्यूटर आधारित होता है माइक्रो प्रोसेसर पे, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो एक इंडिविजुअल, सिर्फ मतलब अगर मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले स्क्रीन, पीसी वगैरह, तो ये मेरे यूज़ के लिए डिज़ाइन की गई चीज़ है। इसमें आप ज़्यादा कुछ इंटेंसिव काम नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपको मदद करेगी नॉर्मल चीज़ों के लिए, ठीक है। ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर। आगे है वर्क स्टेशंस। तो वर्क स्टेशन पावरफुल होता है माइक्रो के मुकाबले, और हम वर्क स्टेशन को माइक्रो के ऊपर रखते हैं। ऊपर वर्क स्टेशन आएगा, उसके नीचे आता है माइक्रो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये भी सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, लेकिन वर्क स्टेशन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए हम इनको वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक स्टेशन है, जंक्शन है वहाँ पर। इसकी जो कैपेसिटी है, ये बहुत सारे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है और स्टोर कर सकता है। और यही चीज़ आपको मिसिंग मिलेगी किसमें, माइक्रो में, इसलिए ये माइक्रो से ज़्यादा पावरफुल है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है इसी आधार पे की गई कि इसकी जो स्पीड है और कैपेसिटी है वो माइक्रो से ज़्यादा अच्छी है, इसलिए इसको ऊपर रखा गया है माइक्रो के। ये सपोर्ट करता है उन एप्लीकेशंस को जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, एडिटिंग, एनिमेशन वगैरह का काम चलता है, तो वहाँ पर इनको वो सपोर्ट करता है। ये सिमिलर है हमारे पर्सनल कंप्यूटर के जैसा, मतलब मगर उससे अधिक पावरफुल है। क्यों पावरफुल है मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो एक और सवाल उठता है कि हमको पता है जब भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नेटवर्क, ठीक है। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं नेटवर्क। तो वर्क स्टेशन में जो नेटवर्किंग बनता है वो बनता है लैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मान लो किसी एक बिल्डिंग है, किसी कंपनी की एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वो बन जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वर्क स्टेशन में ऐसा ही सीन है कि एक ही ऑफिस है, एक फ्लोर, 2 फ्लोर जो भी होंगे, और उसमें भी अलग अलग डिवीज़न है, तो अलग अलग केबिन में हो सकता है 5, 6, 7, 8 कंप्यूटर्स इकट्ठे इंटरकनेक्टेड हो, ठीक। तो वो बन जाएगा लैन। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बस एक फ्लो चार्ट है समझने के लिए कि सुपर कंप्यूटर्स का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर वर्क स्टेशन और लास्ट में माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है कि साइज़ घटती जाती है, कैपेसिटी, स्पीड, सब चीज़ें कम होती चली जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे है कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है। तो ऑप्शन है आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो माइक्रो मतलब ये आधारित है माइक्रो प्रोसेसर पे, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। अब आगे देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शंस आर सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी और वर्क स्टेशन। तो वेदर फोरकास्टिंग जो हम करते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे है कुछ टर्मिनोलॉजी जिनको हमको समझना है कि ये एक्चुअल में मतलब है क्या इसमें, और ये इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है वो है सर्वर। मैंने आपको बताया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बार सर्वर के रूप में इस्तेमाल होता है। तब सर्वर है क्या, तो सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है हमें, और हम कौन है, हम यहाँ पर क्लाइंट बन जाते हैं, हम एक एंड यूज़र है। हमने जो भी रिक्वेस्ट करी वेबसाइट के माध्यम से, तो सर्वर उधर से वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो सर्वर एक्ट कर सकता है एज अ लैन, जैसे कि वर्क स्टेशन में बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है एक नेटवर्क में, या फिर वैन ओवर द इंटरनेट। तो जो ये हो गया आपका सर्वर,
ये एक कंप्यूटर है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती है सिंपली। अब देखो नेटबुक है, नेटबुक जो बना है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि एक इंटरनेट और नोटबुक। अब आपका जो नोटबुक होता है वो छोटा सा लाइट वेट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेटबुक जो है वो स्मॉल है, लाइट वेट कंप्यूटर है, इसकी बैटरी बहुत लंबे समय तक चलती है। चूँकि यहाँ पे इंटरनेट है तो इसमें बिल्ट इन वाईफाई होता है जो कि ऑप्टिमाइज़ करता है आपके ब्राउजिंग को, जो आप भी ब्राउज़ कर रहे हैं वेब ब्राउज़र पर या ईमेलिंग, मतलब जो भी चीज़ें आप वेबसाइट पे जाके इंटरनेट पे जाके करते हो तो उसको वो करने में बहुत ही मदद करता है। और जो अच्छी फीचर है कि बैटरी बहुत लंबी है, छोटी और हल्की होती है कि आप इसको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, और इसमें एक और चीज़ है कि जो साइज़ होती है वो 13 इंच, इस प्रकार से इसकी साइज़ होती है 1310। अब नेक्स्ट है होस्ट, ठीक है। अब होस्ट क्या होता है, सर्वर से रिलेटेड है। होस्ट भी एक कंप्यूटर है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब सारे के सारे सर्वर क्या है, होस्ट है, ठीक है। और सर्विस किस प्रकार से प्रोवाइड करेगा कि जो सारे के सारे कंप्यूटर्स है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, लैन के माध्यम से या फिर वैन के माध्यम से। हम आपको लैन, वैन, मैन और भी जो कंप्यूटर नेटवर्क्स अलग अलग टाइप है, हम उनको एक आपको सेपरेट वीडियोज़ में बताएंगे। तो आप अभी के लिए उतना ज़्यादा बॉदर मत हो कि ये है क्या, बस ये समझो कि नेटवर्क मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। और अगर छोटे लेवल पे इंटरकनेक्टेड है तो उनको लैन बोलते हैं, अगर एरिया थोड़ी सी बड़ी हो गई तो वैन बन जाती है, ठीक है। तो होस्ट क्या है, होस्ट होता है ना जो मेहमान नवाजी करते हैं। अगर हाँ आप किसी के घर जाते हो तो वो होस्ट होता है, और आप गेस्ट या एज अ क्लाइंट कंप्यूटर के टर्म में समझे तो एज अ क्लाइंट हो जाते हो। तो जो होस्ट है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने पर्सनल पीसी, टैब या कहीं से भी जब हम कुछ भी रिक्वेस्ट डालते हैं तो उधर से वो हमको सर्व करते हैं, तो उनको कहते हैं होस्ट। इसलिए सारे के सारे सर्वर जो वो क्या है, होस्ट है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि सारे के सारे होस्ट सर्वर नहीं होते हैं, ठीक है, आप इनको याद रखना। अब देखो हर एक डिवाइस के पास अपना एक आईपी एड्रेस है, जैसे कि हमारे घरों का अलग अलग यूनिक एड्रेस है, उसी प्रकार से हर डिवाइस, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो आपका पीसी हो, टैब हो, नेटबुक हो, हर के पास अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है। और किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस देता है कौन, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी है क्या, हम उनको आने वाले स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। तो बस ये जानना है अभी के लिए कि जो आईपी एड्रेस है वो किसी भी डिवाइस को देता कौन है, आईएसपी। जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, ये सब एज अ आईएसपी काम करते हैं, सेकंड लेवल के आईएसपी हैं। तो ये एड्रेस का काम क्या है, ये एड्रेस हेल्प करता है सर्वर को अपने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करने में। मतलब मैंने जो अपना पीसी इस्तेमाल करा, इसका अपना एक आईपी एड्रेस है। अब मैंने इस पर जो भी रिक्वेस्ट डाला ये जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। अब सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकता है, फिर सर्वर आइडेंटिफाई करेगा कि किस पीसी से ये रिक्वेस्ट आ रहा है, फिर वो उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर एक चीज़ है होस्ट नेम, ये हम आगे देखेंगे, तो अभी नहीं, अभी ये समझो होस्ट क्या है, एक कंप्यूटर है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। आगे है सर्वर के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर है, .NET, PHP, क्लाउड सर्वर, ड्रॉपबॉक्स, गूगल डॉक्स, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, जीमेल, ये सारे के सारे क्लाउड सर्वर के अंदर आते हैं। फिर है वेब सर्वर, जैसे कि अपाची, निगिंस, लाइटपैड, मेल सर्वर हो गया, SMTP, POP3। हम इनको डिटेल में देखेंगे थोड़ा, और इनके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि कोविड के बाद से सब कुछ डिजिटल की तरफ बहुत ज़्यादा मूव किया है, तो वहाँ पर क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इनको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। आगे देखो SMTP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब हो गया क्या, रूल्स वगैरह, ठीक है। तो जो भी रूल फॉलो करते हैं हम मैसेज को मेल के माध्यम से भेजने का, उसको हम कहते हैं SMTP। तो अगर आप सेंडर हो और आप मैसेज भेज रहे हो तो आप का जो प्रोटोकॉल फॉलो होगा वो होगा SMTP, मतलब याद रखो S से सेंडर, S से SMTP। और जो रिसीवर है, जिसको आपका मेल रिसीव होता है, वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, वो करेगा POP3 को, ठीक है।
POP3 का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। तो यहाँ पे आपका एक एंड पे रिसीवर बैठा है, इसको हम मैसेज एक्सेस एजेंट भी कहते हैं कि ये एज ए एजेंट काम करता है जो कि आपकी मदद करता है इस मैसेज को एक्सेस करने में, ठीक है। और इसको कहते हैं मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, कि आपको मैसेज भेजने में मदद करता है। तो ये है दो बेसिक चीज़ें SMTP और POP3 के बारे में। अब आ गया होस्ट नेम। देखो ये जो पूरा कंप्लीट है ना, यहाँ से यहाँ तक हम इनको बोलते हैं होस्ट नेम, ठीक है। डोमेन नेम जो होता है वो इतना सा हिस्सा होता है, डोमेन नेम। अब एक और नया टर्म है FQDN, इसका फुल फॉर्म है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो इसमें जो है डोमेन नेम कम्प्लीटली स्पेसिफाइड होती है और इसमें टॉप लेवल डोमेन भी मेंशन होता है। अब ये क्या होता है? TLD हमने आपको बता रखा है। TLD होता है एक्सटेंशन, ठीक है। और एक्सटेंशन का रूप क्या होता है? डॉट होगा, कॉम हो सकता है, .org हो सकता है, .in इंडिया के लिए हो सकता है, .fr फ्रांस के लिए हो सकता है, और भी एक्सटेंशन है जैसे कि .edu एडुकेशन के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक्सटेंशन है और हम इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्योंकि जब आप देखो ये डोमेन नेम है ना आपके पास ये पूरा, और होस्ट नेम को कई बार हम डोमेन नेम भी कहते हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला है इसको बोलते हैं सेकेंड लेवल, लास्ट वाला हो गया टॉप लेवल, और जो पहला वाला है हम इसको क्या बोलेंगे? सब लेवल या फिर थर्ड लेवल डोमेन। तो इस प्रकार से डोमेन के 3 हिस्से आपको दिख जाएंगे यहाँ पर डोमेन नेम के। अब एक नया टर्म है DNS, इसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है। इसका रोल क्या है कि ये कन्वर्ट करता है जो फेसबुक www.facebook.com, ये क्या है कि ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम है। इसको इंसान पढ़ सकता है लेकिन जो आपका PC है वो नहीं पढ़ सकता, सर्वर इसको नहीं पढ़ सकता। तो DNS का काम है कि इसको कन्वर्ट करना किसमें? IP एड्रेस में, जिसको कंप्यूटर पढ़ सकता है, ठीक है। तो DNS क्या है? कन्वर्टर है जो कि आपका जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम है उसको बदलता है कंप्यूटर के रीडेबल डोमेन नेम में। मतलब ये हो गया कि जो आपके पास ये जो वेबसाइट है और इसमें जो डोमेन नेम है, जो आपके पास डोमेन नेम है उसके ऊपर एक पट्टी चढ़ी है, नॉट ऊपर, उसके नीचे एक पट्टी चढ़ी है, वो होती है IP एड्रेस। मतलब डोमेन नेम एक पट्टी है किसका? IP एड्रेस का। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि एज ए ह्यूमन आप IP एड्रेस को याद नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग का इस्तेमाल, नंबर्स का इस्तेमाल है, तो वो बहुत लंबे लंबे भी चले जाते हैं कई बार। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए ऐसा डोमेन नेम बनाएगा जो कि इंसान पढ़ सके, लेकिन उसी को कन्वर्ट करने के लिए ताकि कंप्यूटर पढ़ सके DNS आया, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक डिवाइस के पास अपना एक IP एड्रेस है। जिस प्रकार से हमारे घर का, रेसिडेंस का एक एड्रेस होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है। ये अपने आप में यूनिक होता है, किसी भी 2 डिवाइस का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। इसके हेल्प से, IP एड्रेस की मदद से इसको पहचाना जा सकता है इंटरनेट पर। और इसमें सेट ऑफ रूल्स है, क्योंकि IP का फुल फॉर्म में होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल रूल हो गया, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करता है इस फॉर्मेट को कि जो आप डेटा सेंड कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो इंटरनेट से, तो कौन से प्रोटोकॉल वहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। तो IP एड्रेस का जो फुल रेंज होता है वो 0.000 से लेकर 255 या कभी भी 256 नहीं हो सकता। मतलब इसका अगर आप समझो रेंज है वो 0 से लेकर 255 के बीच में। यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है IP एड्रेस का। इम्पॉर्टेंट है कि IP एड्रेस में हमेशा डॉट होता है, ठीक है। इसमें और कोई भी सिंबल इस्तेमाल नहीं होता है, @ कोई भी स्पेशल सिंबल कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉट होता है इनके बीच बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई भी जो ग्रुप ऑफ नंबर है वो 0 से लेकर 255 के बीच में, जैसे कि 172 ये भी इसमें फॉल कर गया, 16 ये भी इसमें फॉल कर गया, 254 ये भी इसमें फॉल कर गया, 1 ये भी इसमें फॉल कर गया। अगर मान लो 254 की जगह पर यहाँ पे डाल देते 256, तो ये क्या हो जाता? इनवैलिड, क्योंकि ये 255 से अधिक हो गया।
ठीक है। तो आईपी एड्रेस कुछ इस प्रकार से, तो आईपी एड्रेस का जो स्पेस है उसको मैनेज कौन करता है? IANA। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है। और आईपी एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है? ISP। ISP किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस देता है, ठीक है। और इसको मैनेज करता है कौन? IANA। तो ये है। अब आगे देखते हैं, ISP का भी 3 लेयर है। सबसे पहला लेयर है कि जो MNCs है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इकट्ठा होती हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा इन्वेस्ट करती है, फाइबर ऑप्टिक्स को आपके ओशन के नीचे लगाती हैं, ठीक है। मान लो अगर आपने इंटरनेट अब्रॉड से लेना है तो वो इसके माध्यम से आएगा, आपके कंट्री में इंटर कर गया। अब कंट्री में इंटर करने के बाद लेवल सेकंड आएगा, जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, जियो। ये क्या करेगा? इनको यहाँ से लेकर पब्लिक तक पहुँचाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक वाईफाई जैसे टिकोना, स्पीड वाईफाई, फिर ये इनसे लेता है, फिर ये पब्लिक तक पहुँचाता है। मतलब टियर 2 और टियर 3 का काम है पब्लिक तक, मतलब एंड यूज़र तक पहुँचाना। तो ये ISP ही है जो कि आपको IP एड्रेस देती है आपके डिवाइस की, ठीक है। तो ये हो गया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियोस के माध्यम से आपका जो कंसेप्ट है वो ज़रूर क्लियर हुआ होगा। और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी आने वाले टाइम में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का एडवांटेज ये है कि जो भी अपडेट है, रिसेंट अपडेट क्विज़ को लेकर, वीडियोस अपलोड को लेकर, वो आपको सब वहाँ पर मिलेंगे। और यदि आपको PDF मटेरियल्स और नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पर फॉलो करें। और अभी क्विज़ एक्टिव है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप 40% या उससे अधिक स्कोर कर पाते हो तो आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगी। धन्यवाद।